जी, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं एसेट की रिड्यूस्ड वैल्यू पे. स्ट्रेट लाइन में वी विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एवरी टाइम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, बट इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड we record depreciation after subtracting depreciation of the previous year. Whatever amount we get after subtracting depreciation, we will depreciate the asset on the diminished value. यानी अगर 10,000 का एसेट था और उस पर डेप्रिसिएशन हुई है 1,000, तो माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगी 9,000, उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे नेक्स्ट ईयर, उस पर 10% लेंगे तो वो आएगी 900. फिर माइनस करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन लेंगे. जी आप आए नहीं क्लास में अभी तक मोहन? ठीक है, व्हाट्सएप आ जाए व्हाट्सएप. ओके सर, ये जो रेवोल्यूशन मेथड है सर, ये इसके बारे में बताएंगे जरा. जी मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, ठहरो. नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये किस तरह आएगा डबल एंट्री में. नहीं डबल एंट्री तो मैंने भी शुरू ही नहीं किया ना, ऑब्वियसली वो तो नहीं. टुडे क्लास इज बेसिकली फॉर डबल एंट्री. असद यू आर विद मी? असद कैन यू? सर जैसे आप. यस सर. ओके सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसके अंदर हम जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, हम उसी से क्या नाम है उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. और फिर आप कह रहे हैं जो डिमिनिशिंग जो बैलेंस मेथड है, उसके अंदर हम लोग ने जो सब्ट्रैक्ट होकर जो हमारे पास जो वैल्यू आती है, हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल अगले साल. बिल्कुल सही है. तो सर ये तीसरे वाले मेथड में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन मेथड में? उस मेथड में उसमें क्या? वो मैंने अभी नहीं करवाया, मैंने भी करवाया नहीं. आप उसको छोड़ दो अभी. अच्छा, मैं भी कहूँ क्या, मुझे कंफ्यूजन है. अच्छा, दूसरा मैंने बताया है आपको कि किन एसेट्स पर कौन सी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाती है. रोहन आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है पहले, आपको पता ही है. डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज, राइट? Depreciation is always calculated on non-current asset at the end of the year, and normal wear and tear with the use of asset is called depreciation. इस्तेमाल करने से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसे depreciation कहते हैं. जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, we will record depreciation. Whenever we purchase an asset, we estimate its useful life, and depreciation is provided over the useful life of the asset. So there are two methods. What are the causes of depreciation? Physical deterioration है, wear and tear है, perishability है, natural resource usage है. There are two methods of recording depreciation: original cost method, straight line method, या fixed installment method. In this method, we will record depreciation always on the original cost of that, original cost of the asset. दूसरा method है diminishing balance method, reducing installment method और written down value method. इसमें हम पहले depreciation माइनस करते हैं पिछले साल की, और जो depreciation आती है नेक्स्ट ईयर उस पर depreciation कैलकुलेट करते हैं हर नेक्स्ट ईयर के अंदर. अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल जो है वो दे के समझाने की कोशिश जो है वो करता हूं. देखें, एक एसेट है जो आपने परचेज की है. मैं जरा देख लूं, ये दोबारा डिस्कनेक्ट हो रहा है. रोहन आपका कनेक्शन कौन सा है? व्हाट्सएप कनेक्शन कौन सा है आपका? सर मैं 4G पे हूँ. मोबाइल के? जी सर. हाँ तो फिर सर चलेगा. अब ठीक है, अब सही चलेगा. ठीक है, वो ना पीटीसीएल वगैरह जो होता है ना, वो फिर प्रॉपर्ली काम नहीं करते. ठीक है, ओके चलते हैं जी हम नेक्स्ट. मैं बता रहा था कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन, सपोज करें आपकी मैंने मशीनरी परचेज की है 20,000 की, and this machinery is going to depreciate by 20% every year. So I will charge depreciation 20% every year on the original cost, which will come 4,000 for the first year. This is the amount of depreciation because the value of the asset will decrease by that amount. Next year, the value of the asset is 16,000. But at the end of next year, as depreciation is always calculated at the end of the year, we will calculate depreciation not on 16,000. We will calculate depreciation on 20,000. तो मैं 20,000 का 20% ही लूंगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास? अगेन 4,000 माइनस कर दूंगा. The value will become 12,000. Again on 12,000 I will charge depreciation not on 12,000. That is wrong.
In original cost method, I will charge depreciation on the original cost of the asset for every year. That's why it is called straight line method also. That's why it is called fixed installment method. तो 12,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा मैं डेप्रिसिएशन लूंगा दोबारा इसके ऊपर 20,000 पे 20%. तो कितनी आ जाएगी अगेन 4,000 और फिर मैं ये माइनस करूंगा तो आ जाएगा 8,000. अगेन नेक्स्ट ईयर 4,000 एंड सो ऑन. तो अगर आप देखें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स्ड है, सेम है. फर्स्ट ईयर में भी 4,000 है, सेकंड ईयर में भी 4,000 है, थर्ड ईयर में भी 4,000 है और फोर्थ ईयर में भी 4,000 है. दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. इस मेथड को हम फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर यूजफुल लाइफ दी हो. अगर क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ दी हो एसेट की तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं डेप्रिसिएशन निकालने का, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. अगर क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ दी हो तो फिर हम क्या करेंगे 20,000 जो भी है माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू एट विच द एसेट इज सोल्ड आफ्टर इट्स फुल यूज. यानी अगर किसी एसेट की लाइफ 10 साल है और 10 साल इस्तेमाल करने के बाद भी वो कबाड़िए के भाव बिक जाता है तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है. यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ 0 है और यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है, वो है 5 साल. तो आप डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 4,000. ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपके पास क्वेश्चन में रेट नहीं दिया होता. रेट नहीं दिया होता और क्या दी होती है, यूजफुल लाइफ दी होती है, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर. ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की हम बात करते हैं तो उसमें हम कैसे लेंगे, 20,000 पे लेंगे 20% पहले साल, डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 4,000. ओके, माइनस कर देंगे. नेक्स्ट ईयर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 16,000. नेक्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे डिमिनिश्ड वैल्यू पे, जो वैल्यू माइनस करने के बाद आ रही है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हर नए साल. इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं. यानी रोहन एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो 16,000 आ रहा है इस पर आपने नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 20%. वो कितनी आ जाएगी 3,200. फिर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,800. अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आप ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करेंगे, जो माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है यानी कि 12,800, इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20% जो भी दिया हुआ है तो वो आपके आ जाएगी 2,560 और ये इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू. जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आती है उसे बेसिकली हम बुक वैल्यू कहते हैं. आफ्टर डेप्रिसिएशन द वैल्यू व्हिच कम दैट इज नोन एज बुक वैल्यू व्हिच इज 10240. ये आपका है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं ये वाला, और ये आपका है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डीबीएम या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड. फर्क क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में whenever we are going to charge depreciation on the asset we will charge depreciation on the original cost of the asset. तो depreciation जो है वो चार्ज हम ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में we will charge depreciation after subtracting the previous year depreciation. 20,000 में से 4,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 16,000 उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम हर साल. ये फर्क है. तो 16,000 आ जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो आ जाएगी 3,200. फिर माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन जो माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है बुक वैल्यू उस पर आप नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हर साल. ये आपका कहलाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो ये दो मेथड मैंने भी पढ़ाए हैं. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, वंस यू हैव परचेज एन एसेट you will depreciate that asset till the asset is with you. I repeat again. आप एसेट पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं उस वक्त तक जब तक एसेट आपके पास है, आप उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते चले जाएंगे जब तक एसेट आपके पास है. हर साल you will record depreciation every year till the time the asset is with you. आप उसमें से माइनस नहीं करेंगे. ये कौन अज़ान है, ठीक हो गया जी. अब हम चलते हैं जी. बट साहब इसमें समझ आइए आपको, कोई मसला तो बताओ. रोहन नहीं सर, क्लियर है. ओके, गुड हो गया. अब हम क्या जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं हाउ टू ट्रीट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंटिंग में किसी भी चीज को हमने रिकॉर्ड करना हो तो हम क्या करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं यार, टी अकाउंट्स बनाते हैं. वी विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन
through entries and through T accounts. तो सर ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये तो मैंने कैलकुलेशन का तरीका बताया है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हर साल कैसे कैलकुलेट की जाती है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से. But how we record depreciation in accounting records, there are two accounts which we have to prepare. One account is called asset account and the other one is called provision for depreciation account. But before going into that, I want to teach you this thing which is in front of you. अच्छा, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी सर. Okay. Yes, sir. Okay, that's okay. अमान आपको भी नजर आ रही है. Good. सर जी बहुत क्या हुआ? आवाज कट गई आपकी. ओके. ये कौन चला गया यहाँ से? मेरा ख्याल है एक बच्चा अमान चला गया और असद भी शायद गायब हुआ है. मैं हूँ सर, असद गया है. हाँ असद, उसको जरा बुलाएं जरा दोबारा. अमान, हाँ बुला सकते हो? अच्छा, मैं करता हूँ सर कॉल. जी. अच्छा आगे चलते हैं जी. रोहन, सुटेबिलिटी विद नॉन करंट एसेट्स, वो आगे है. कौन से एसेट सुटेबल हैं जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी? स्ट्रेट लाइन मेथड is used which reduces which on those assets which reduces the value at a constant rate, जिन पर वैल्यू एसेट की वैल्यू गिरती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता. जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, प्रीमिसेस है, इनकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता गिरती है. तो इन पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कांस्टेंट वैल्यू पे वैल्यू डिक्रीज करती है. इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, ओके, और सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड में. जैसे फर्नीचर है, अब स्कूल में आप देखो फर्नीचर पड़ा हुआ, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, उनकी वैल्यू क्या कितने साल पहले खरीदी थी? कम से कम 5 साल हो गए उसको, यानी उनकी वैल्यू कांस्टेंट रेट पे आहिस्ता आहिस्ता गिर रही ग्रेजुअली. तो ऐसे एसेट्स पर हम लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. बट दोज एसेट्स व्हिच रिड्यूसेस देयर वैल्यू मोर इन अर्ली ईयर्स एंड लेस इन लेटर ईयर्स, उन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. Because of new technology, the previous asset becomes out of date. They are of no use. जैसे मोबाइल फोन नहीं आते जाते हैं, जब आईफोन 12X अब आ गया तो पुराने जो आईफोन X वगैरह हैं उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, उनकी वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की वजह से पुराने एसेट शुरू में जल्दी वैल्यू गिरती है इनकी, बाद में स्लो गिरती है. जैसे इक्विपमेंट है, मशीनरी है, सर ये कुछ बच्चे ज्वाइन कर नहीं पा रहे. मोटर व्हीकल है. जी दोबारा बोलो. सर ये कुछ बच्चे करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ये जरा देख लें, ये मैसेज कर रहे हैं. एक सेकंड, अजैन वगैरह. मैं देखता हूँ. एक सेकंड सर, आई एम अनएबल टू ज्वाइन क्लास. ड्रामे ना करे क्लास में यार. हमारा हाँ सही कह रहा है कि मेरे ख्याल में उसके नेट में प्रॉब्लम होगा. हमारी क्लास में तो कोई इशू नहीं आ रहा यार, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ जी सर. हाँ तो वो उसके फिर कुछ प्रॉब्लम होगा. ये कह सकते हैं उसको ट्राई अगेन करें, मैं कह देता हूँ. और क्या कह सकता हूँ? अच्छा जी, तो आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट कि मैंने क्या बताया आपको कि किन एसेट्स पर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं फखर, किन पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होता है. तो स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड on those assets which reduces their value at a constant rate like building, furniture, fixture, premises. और वो एसेट जिनकी वैल्यू शुरू में ज्यादा गिरती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, उन पर हम लगाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एसेट्स जो होते हैं सारे, जैसे कंप्यूटर है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है. और रिवैल्यूएशन मेथड हम यूज करते हैं स्मॉल एसेट्स पर, लूज टूल्स, यूटेंसिल्स वगैरह पर, लेकिन हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे. आगे पॉलिसी है डेप्रिसिएशन की, एनुअल पॉलिसी और मंथ टू मंथ बेसिस, इसके बारे में थोड़ा सा बता के हम चलते हैं आगे. अब एनुअल बेसिस का मतलब ये है कि यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन रोहन व्हेनेवर यू हैव परचेज एन एसेट. चाहे आपने एसेट परचेज किया है समझ लो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, आप हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे किस पर? पूरे साल की, 12 में से 12 महीनों की, जब मर्जी आपने एसेट खरीदा हो. मंथ टू मंथ बेसिस का मतलब है द एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड फॉर द पीरियड फॉर व्हिच द एसेट इज बीइंग यूज्ड. बट इन एनुअल बेसिस we will charge depreciation for the full year even though the asset is purchased part of the year or during the year.
साल के दरमियान जब मर्जी खरीदा हो, साल के एंड में आप डेप्रिसिएशन पूरे साल की कैलकुलेट करते हैं एनुअल बेसिस में। लेकिन मंथ टू मंथ बेसिस में अगर आपने एसेट 1 जुलाई को परचेज किया है तो उसका मतलब है कि 1 जुलाई से पहले वो आपके पास नहीं था, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, साल के एंड तक 6 मंथ की। तो यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ लाइक 6/12 करके डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। ये पॉलिसीज हैं दो, एनुअल बेसिस और मंथली बेसिस। आई विल रिपीट अगेन, डबल एंट्री रिकॉर्ड फॉर डेप्रिसिएशन में 2 अकाउंट बनते हैं, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो हमने आज पढ़ना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एनुअल बेसिस का मतलब ये है आपने एसेट साल के किसी भी महीने में परचेज किया हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब मर्जी, आप साल के एंड में पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे 10% डेप्रिसिएशन है 10 और एसेट की कॉस्ट 10,000 है, तो क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आपने एसेट सपोज करें परचेज किया है 1 जुलाई को, तो आप 10,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पूरे साल की एनुअल बेसिस में, 12/12, तो वो कितनी आ जाएगी, 1,000। लेकिन अगर मंथ टू मंथ बेसिस होंगी और आपने एसेट 1 जुलाई को परचेज किया हो, तो आप 10,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% कितने मंथ्स की, जुलाई से लेके दिसंबर तक की, 6/12, विच विल कम 500। बिकॉज मंथ टू मंथ बेसिस का मतलब है जब आपने एसेट परचेज किया है उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे, बिकॉज द एसेट वाज नॉट विद यू बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले आपके पास था ही नहीं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट बिकम 6 months। 10,000 into 10% इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, पर एनम है वो, इनटू 12 में से 6 महीने यूज किया, इनटू 6/12, तो 500 आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी मंथ टू मंथ बेसिस के अंदर। जी रोहन, समझ आ गई इस बात की? जी सर, आ गई। ओके ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज, अभी भी एंटर नहीं हो सका वो, चलो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ लेक्चर। एसेट अकाउंट एंड सर प्रोविजन, वो आया था लेकिन फिर डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ वो इसका यही हो रहा है असल में, अब उसका कनेक्शन का प्रॉब्लम है एक्चुअली। अगर ऐसा हमारा कोई प्रॉब्लम होता तो फिर सारे डिस्कनेक्ट हो रहे होते। Okay, the asset account is always prepared with the original cost of the asset for every year. It is debited with the original cost of the asset purchased and credited with the original cost of the asset sold for any year. And it is closed with the name balance carried down. आपको पता है मैंने बताया था कि assets and liabilities account are always closed with the balance carried down. Why sir? Because their balances are going to be transferred to the next year. उनके balances next year transfer होते हैं, तो उनको हम balance carried down से close करते हैं। जबकि इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करते हैं। फिर क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाना है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड विद द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, and the entry to record depreciation is income statement debit, provision for depreciation credit. In this account we record depreciation on every asset for every year. It is credited with the amount of depreciation because it's a liability account, that's why it is closed with the name balance carried down. हम इस अकाउंट में हम उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन मैं एक लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन लिखें। जैन आप आ तो गए हो? जैन आपको आवाज आ रही है? जैन कैन यू हियर मी? आप अपना स्पीकर ऑन करो, आपका स्पीकर बंद है, आपका स्पीकर जो है वो बंद है, उसको ऑन करो। अगर आवाज आ रही तब भी खैर है, चलो फिर चला गया, उसका मसला ही है, छोड़ें। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ जी मैं बता रहा था आपको। हेलो सर। जी 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 सर, आप सही है नेट? आप सही आ गया सर। ओके, आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही थी, इधर कोई मसला नहीं है। हेलो। जी जी हाँ सर, मेरे नेट में प्रॉब्लम आ रही थी सर, ये दोबारा बता देंगे जरा? दोबारा क्या, मैंने शुरू अभी पिछले ही बताया सारा, आप शुरू कर लेगा। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ठीक है ठीक। क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ जी। A machinery is purchased, a machinery is purchased, लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, everybody has to write it down। अच्छा सर। ले आए, you can bring your marker, ball point, pen, register। अच्छा ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ, तो आई कैन सेंड यू दिस लेक्चर थ्रू योर ईमेल। आई गॉट द ईमेल एड्रेस ऑफ almost everyone, I will send it to all of you। Rohan also, I will send it to you again, so don't worry for that।
तो प्लीज लिखें, a machinery is purchased for 30,000 on 1st January 2020. I'm going to write you the question actually, an example. A machinery is purchased for 30,000 on 1st January 2020. Full stop. Another machinery, आगे लिखना है आपने, another machinery is purchased on 1st July 2021. Another machinery is purchased on 1st July 2021 for an amount of 15,000. Another machinery is purchased on 1st July 2021 for an amount of 15,000. आगे लिखें, machinery is depreciated at the rate of 20%. Machinery is depreciated at the rate of 20% using straight line method. Machinery is depreciated at the rate of 20% using straight line method on month to month basis. On month to month basis. Machinery is depreciated at the rate of 20% using straight line method on month to month basis. नीचे आपने लिखना है, required है, prepare machinery account and provision for depreciation account for the first 2 years. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the first 2 years. I repeat the whole question again. Machinery is purchased for 30,000 on 1st January 2020. Another machinery is purchased on 1st July 2021 for an amount of 15,000. Full stop. Machinery is depreciated at the rate of 20%. At the rate of 20% using straight line method on month to month basis. फिर चला गया जहन. Required है आपका क्वेश्चन में, required क्या है? सर एक सेकंड। क्वेश्चन में नहीं सर, required. क्लास में हूँ। अच्छा, ओके ओके, फिर कौन गया है? अमान. हाँ अमान. रिक्वायर्ड क्या है जी आपका? रिक्वायर्ड है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 2 years. राइट जी, क्वेश्चन लिख लिया सबने? शुरू करें इसको, सबने क्वेश्चन लिख लिया है? जी लिख लिया सर। यस सर। ओके चलिए. अच्छा, ये टाइम जब खत्म हो जाएगा हमारा, आपको पता है 40 मिनट्स का टाइम होता है, पता है आपको, तो हम दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे. ओके, अगर 40 मिनट्स का टाइम खत्म होगा तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है. ओके, तो ये आप ध्यान में याद रखिएगा कि आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे 40 मिनट्स के बाद. दोबारा आपने ज्वाइन कर लेना है साथ ही. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं जी? हम बनाते हैं एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट में आपके सामने बना के दिखाता हूं. इसको हम करते हैं, मिटाते हैं, क्लियर करते हैं पेज को. एसेट अकाउंट कैसे बनता है? यहां पर एसेट अकाउंट जो हमने बनाना है वो कौन सा अकाउंट है हमारा? वो है हमारा मशीनरी का अकाउंट. हमने मशीनरी अकाउंट जो है वो बनाना है फिलहाल. बनाते हैं मशीनरी तो अकाउंट. सर अभी हम इसको डबल एंट्री मेथड से करेंगे ना, मतलब जी, सबसे पहले हम बिल्कुल, इसको डबल एंट्री जी, मेथड जी, से बिल्कुल, करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल. इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे. जी बिल्कुल. सबसे पहले 2020 में हमारा सवाल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आई विल राइट द नेम ऑफ द ईयर अबव द अकाउंट व्हिच इज 2020. अब हुआ क्या 2020 में? वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी इन 2020 फॉर एन अमाउंट ऑफ 30,000. कब खरीदी है? ऑन 1st January. द एंट्री टू परचेज द मशीनरी इज मशीनरी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. कितने से? 30,000 एंड 30,000. ये एंट्री पास की हमने. तो मशीनरी अकाउंट में जब आप इसको पोस्ट करोगे रोहन, तो मशीनरी डेबिट हो रही है कितने से? 30,000 से. किसकी वजह से? बैंक की वजह से. सर लेकिन बैंक की वजह से तो नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन मेंशन ही नहीं है. यस,
Very good question. When nothing is mentioned, we believe that either machinery is purchased through cash or through check. अच्छा Use any of the thing. So bank is more appropriate. सही That's why सही, I have सही। used the bank, because तो सुन तो ले, it is not written that machinery is सही। purchased on credit. उधार पे तो नहीं ली ना, ये तो नहीं किसी के नाम नहीं। पे नहीं लिखा हुआ कि मशीनरी खरीदी आपने उधार पे। इसका नहीं, मतलब है नहीं। अगर उधार का नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है कि हमने कैश पे लिए या चेक के थ्रू लिए। एंड मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, अगर मैं मशीनरी अकाउंट क्लोज करता सेंट्री को तो मशीनरी डेबिट हो रही है कितने से? 30,000 से बैंक, दैट्स इट। नो अदर एसेट हैज परचेज इन दिस ईयर, सो सही। क्लोज द अकाउंट 30,000 and at the end of the year on 31st 12 I will write carried down. I'm going to close the account with 30,000 and this will be the total on the credit side with 30,000. Okay, that's it. The asset account for 2020 has been prepared because we have only one asset which we have purchased in that year. हमने उसकी एंट्री पास की मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो मशीनरी डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, हमने रिकॉर्ड कर लिया एंड दैट्स इट। अब अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं? दोनों साइड्स का डिफरेंस लेते हैं और उसको कैरिड डाउन के नाम से क्लोज कर देते हैं। दिस कैरिड डाउन, एज यू नो दैट के एसेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट के बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होते हैं। दिस कैरिड डाउन विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन 2021 which is 30,000. This 30,000 on the debit side is written because asset आपके डेबिट होते हैं, हमें वैसे ही पता है कि asset डेबिट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कैरिड डाउन बैलेंस जिस साइड पे लिखा होता है, ब्रॉड डाउन बैलेंस हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे आता है। ये 30,000 क्या शो कर रहा है? ये 30,000 शो कर रहा है जैन कि मेरे पास रोहन इतने के एसेट पड़े हुए हैं पहले से, यानी मेरे पास 2020 से पहले से 21 के स्टार्ट में इतनी अमाउंट के एसेट्स अवेलेबल है पहले से पड़े हुए हैं। अब रोहन 2021 में हमने क्या किया? हमने एक एसेट और परचेज किया, वी हैव परचेज अनदर एसेट फखर इन 2021, ठीक है जी। उसकी अमाउंट कितनी है? 15,000। तो विल पास द एंट्री मशीनरी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट विद 15,000। कब? ऑन 1/7, ऑन 1/7, क्योंकि 1 जुलाई को लिया ना आपने। कितने का? 15,000 का। तो 1 जुलाई को मैं एंट्री पास करूंगा मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो मशीनरी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कितने से? 15,000 से बिकॉज ऑफ बैंक एंड दैट्स इट। नो अदर एसेट हैज बीन परचेज इन 2021 अदर देन 15,000। ना ही कोई बेचा आपने, ना ही इसका हम कर लेंगे टोटल सर 45,000। साल के एंड में ठीक है। क्लोज कर देंगे। दिस क्लोज विद द नेम, ठहर जो बताता हूं मैं भी, with the name balance carried down, and this balance carried down will become the broad down of the next year 45,000। और अगले साल अगर मैंने अकाउंट क्लोज करना है तो वो डायरेक्टली कैरिड डाउन से क्लोज हो जाएगा अगर करना है तो। क्यों? क्योंकि उस साल मैंने कोई एसेट ना परचेज की है, ना ही मैंने कोई एसेट। अगले साल वही 45,000 अगर बनाना है अगले साल का भी, किसका? 22 का, तो वही एसेट मेरा 45,000 ही मेरा क्लोज हो जाएगा 31st 12 को, क्योंकि मैंने कोई एसेट परचेज ही नहीं किया था थर्ड ईयर में। वही ब्रॉड डाउन बन जाएगा मेरा कैरिड डाउन। अब अगला सवाल उठता है आपका रोहन, सर I got the point how the asset account is prepared. It is prepared in the same format. We have prepared every account separate. लेकिन सर इस पर डेप्रिसिएशन तो हो ही नहीं रही। सर आप 30,000 वही ना, हैं, आप 2021 में 30,000 लिख रहे हैं, कोई आपने वैल्यू कम नहीं की, फिर 15,000 का एसेट परचेज किया आपने, 45,000 बना लिया। अब आपके पास 2022 के स्टार्ट में 45,000 के एसेट पड़े हुए हैं और सर 45,000 में से आपने एक रुपया भी डेप्रिसिएशन नहीं किया अभी तक, और उसको कैरिड डाउन भी बना दिया आपने, इसका ब्रॉड डाउन बन जाएगा वो। एसेट अकाउंट देखें, एसेट अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑलवेज एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड इट इज क्लोज विद द नेम बैलेंस कैरिड डाउन। अब बताएं कि वजह? वजह ये है कि इन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड करनी है वो एसेट अकाउंट में नहीं करनी। द डेप्रिसिएशन अच्छा assets are going to be recorded in a separate account called provision for depreciation account. इन्हीं एसेट्स पर जो सही। depreciation होनी है वो हमें रिकॉर्ड करनी है, लेकिन अलग अकाउंट में, जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं, और उस अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगी, एसेट की कॉस्ट नहीं आएगी। तो डेप्रिसिएशन हम सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और एसेट की कॉस्ट को हम सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंटिंग का मेथड है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग है कॉस्ट
हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है assets are always recorded at their original cost, the price at which they are purchased for the first time. तो आपने हर साल कॉस्ट को जरूर शो करना है। हाँ, उन पर डेप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन वो आप सेपरेट अकाउंट में शो करेंगे, जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इन्हीं एसेट्स पर डेप्रिसिएशन हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम जा रहे हैं सर एक सवाल और है। जी। सर हमने जुलाई के अंदर $15,000 दिए ना, मतलब जुलाई के बाद हमने यूज किया है, तो 15,000 पे वो मंथ टू मंथ बेसिस वाला नहीं सीन लगेगा इस पे? तो यार मैंने भी तो कैलकुलेशन की नहीं, कैलकुलेशन तो मैं अब करने लगा हूँ। अच्छा सही है, मतलब एक इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं जी। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अब मैं करने लगा हूँ, उसकी वर्किंग। ठीक है। आपने डेप्रिसिएशन के एसेट डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में हमेशा वर्किंग करनी है। वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वर्किंग आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वर्किंग के साथ ही आपको क्वेश्चन की समझ आएगी प्रॉपर्ली, वरना आपको डेफिनेटली क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा हमेशा। जी रोहन, समझ आ गई इसकी आपको? रोहन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके गुड। मेरा ख्याल है फखर जो है वो मिस हुआ है क्लास में से, फखर भी मिस हो गया है, और तो बच्चे और मिस में। खैर हम आगे चलते हैं, दोबारा आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी आपका, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है सबसे पहले किसकी? 2020 की। तो 2020 की डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है क्वेश्चन में, अगर आप देखें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन मंथली बेसिस। तो 2020 में मेरी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? मेरा एसेट कितने, मेरा पास एसेट है रोहन 30,000 का, इस पर मैं डेप्रिसिएशन लूंगा कितने परसेंट? 20%। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 6,000, राइट? दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर 2020। 2020 में डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा 30,000 का 20%, विच बिकम्स 6,000। मेरे पास, मैंने कैलकुलेट कर ली, 6,000 मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट ईयर दोबारा डेप्रिसिएशन होगी कब? 2021 में। 2021 में रोहन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जैन, कि जो 30,000 वाला एसेट है वो अभी भी आप यूज कर रहे हो। 30,000 वाला एसेट जो वो अभी भी आप यूज कर रहे हो, वो आपका खत्म नहीं हुआ, उस पे भी होगी डेप्रिसिएशन? उस पे भी होगी डेप्रिसिएशन दोबारा। 30,000 एसेट दोबारा डेप्रिसिएशन होनी है जी। ठीक है, तो वो हम दोबारा लेंगे। ये बात नहीं है कि वो एसेट, अब जब तक एसेट आपके पास है आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते चले जाएंगे, आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते चले जाएंगे अगेन अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द एसेट। तो हम देखते हैं 2021 में दोबारा डेप्रिसिएशन होगी किस पर? 30,000 पे कितने परसेंट? 20%, कितनी आ जाएगी? 6,000।